हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। स्वागत है आपका मध्य प्रदेश की इस महा सीरीज में, जहां हम टारगेट लेकर चल रहे हैं 50,000 एमसीक्यूज। मेन हमारा टारगेट रहेगा मध्य प्रदेश पे, जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स का मेन टॉपिक है। सबसे ज्यादा वेटेज एमपी का ही है। एमपी के आप अलग अलग देखेंगे टॉपिक, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, ज्योग्राफी हो, उसके अलावा स्पोर्ट्स, करेंट अफेयर, सारी की सारी चीजें हम कवर कर रहे हैं, वो भी ट्रिक के माध्यम से। मैं हर एक चीज का आपको ट्रिक बताती हूँ, जिससे आपको ये चीजें पेपर तक पूरी की पूरी याद रहें। मेरा मेन फोकस सिर्फ ये नहीं रहेगा कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा पीडीएफ प्रोवाइड कर दूं, ज्यादा से ज्यादा फैक्ट प्रोवाइड कर दूं। उसके साथ साथ मेरा फोकस ये भी है कि वो सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। संत सिंगा जी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र के निवासी थे? संत सिंगा जी वॉज अ रेसिडेंट ऑफ विच एरिया ऑफ मध्य प्रदेश। ये क्या होता है, गूगल ट्रांसलेशन की वजह से कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, तो हर पीडीएफ में थोड़ा थोड़ा मैं चेक करती हूँ, फिर भी कहीं ना कहीं मिस्टेक है। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ जाती हैं। उसके अलावा मैं अगर नोटिस करती हूँ तो मैं चेंज भी कर देती हूँ। ठीक है, तो संत सिंगा जी का पूछा गया है कि ये किस क्षेत्र के निवासी थे। ठीक है, याद रखिए, बुंदेलखंड, निमाड़, बघेलखंड, मालवा। याद रखिएगा, संत सिंगा जी आपको मिलेंगे निमाड़ एरिया के। इनको निमाड़ का कबीर कहते थे। ठीक है, निमाड़ का कबीर। आपको पता है कबीर जी किस लिए फेमस थे? उनकी मतलब कविताओं के लिए। तो ये भी संत सिंगा जी भी जो है, इनकी भी बहुत सारी रचनाएं हैं जिनके लिए ये फेमस है। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा है? Who among the following was not the governor of मध्य प्रदेश? जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो याद रखिएगा, आप सबसे पहले तो ऑप्शन देखिए। आपको पता चलेगा कि ऑप्शन में जरूरी नहीं आपको सारे याद हो, आपको सिर्फ चूज करना है कौन सा नहीं है। तो जो नहीं वाला ऑप्शन होगा वो इजी करना, मतलब इजी होगा टारगेट करना। जैसे बलराम जाखड़, रामेश्वर ठाकुर, भाई महावीर, और एक है आपके न्यायमूर्ति अंशुमान सिंह। याद रखिएगा, ये आपके जो न्यायमूर्ति अंशुमान सिंह है, ये गवर्नर नहीं रहे हैं। हमारे यहाँ जब हम राज्यपाल नहीं होते पद पे, तब क्या करते हैं, कार्यवाहक बना देते हैं न्यायमूर्ति को। तो कार्यवाहक राज्यपाल होते हैं आपके न्यायमूर्ति। मतलब किसी जस्टिस को हम तभी बनाते हैं जब गवर्नर नहीं होते हैं, तो कार्यवाहक बनाते हैं। अब यहाँ पे याद रखिएगा, आपके जो कार्यवाहक राज्यपाल बने हैं, तो वो कौन कौन से न्यायमूर्ति बने हैं, जस्टिस, कौन कौन से न्यायमूर्ति कार्यवाहक की तरह काम कर चुके हैं? सबसे पहले तो थे आपके पीवी दीक्षित। ये सबसे पहले थे न्यायमूर्ति जिन्होंने राज्यपाल की तरह काम किया था, कार्यवाहक राज्यपाल बने थे। पीवी दीक्षित के अलावा है गुरु प्रसन्न सिंह, जिनको जीपी सिंह भी मिलेगा, और एक मिलेंगे आपको एनडी ओझा। ठीक है, तो जस्टिस पीवी दीक्षित, जस्टिस गुरु प्रसन्न सिंह और जस्टिस एनडी ओझा। याद रखिएगा, इन तीनों के अलावा आपको कोई भी नाम मिलता है न्यायमूर्ति का, तो वो गवर्नर नहीं रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगरिया जनजाति के संबंध में सत्य कथन बताएं। चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग अगरिया ट्राइब। यह गोंड जनजाति की उपजाति है। इट इज अ सब कास्ट ऑफ गोंड ट्राइब। ठीक है, उनके प्रमुख देवता लोहासुर हैं। देयर मेन डेटी इज लोहासुर। याद रखिएगा, आपको रिलेट कैसे करना है, इसमें से दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। अगरिया जो है गोंड जनजाति की उपजाति है, उसके अलावा इनके प्रमुख देवता हैं लोहासुर। ये प्रीवियस ईयर का आपका क्वेश्चन है। तो अगरिया का आप बनाएंगे आग। अगरिया से समझ में आ रहा है ना, आग की बात कर रहे हैं। और आग में हम क्या करेंगे, आग हम बनाते हैं आग से लोहा पीट के फिर क्या करते हैं, हम शेप देते हैं। तो आग का यूज करते हैं हम लोहे का कुछ भी सामान बनाने में, इसलिए आपके जो अगरिया हैं उनके प्रमुख देवता हैं लोहासुर, और ये गोंड जनजाति की क्या है, उपजाति है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो आपका जो अगरिया है, जो आग है, वो गोंड जनजाति से रिलेटेड है। ठीक है, गोंड जनजाति से रिलेटेड है, तो ये याद रखिएगा। अगरिया जनजाति के बारे में लास्ट के मतलब ऐसा मानिए 10 सालों में 1 से 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भोपाल राज्य हिंदू सभा की स्थापना की गई थी?
भोपाल राज्य हिंदू सभा वॉज फाउंडेड बाय हुम अमंग द फॉलोइंग, ठीक है, याद रखिएगा ये हमारा भोपाल राज्य हिंदू सभा, भोपाल राज्य में हिंदू सभा किसने बनाई थी? मोहम्मद खान, दोस्त मोहम्मद, मास्टर लाल, राजेंद्र प्रसाद। याद है आपको? याद रखिए ये है आपका मास्टर लाल सिंह, ठीक है। भोपाल में हिंदू सभा बनाई थी लाल सिंह ने, ठीक है, याद रखिएगा लाल सिंह ने। वैसे भी हिंदू महासभा का आपको अगर झंडा याद आए थोड़ा सा भी, तो ऐसा लगता है ना कि लाल लाल कलर का कुछ झंडा इमेजिन कर लीजिएगा कि भोपाल राज्य में जो हिंदू महासभा हमने बनाई थी उसका रेड कलर का फ्लैग था, झंडा था। तो ये आपके जो लाल सिंह हो गए, उन्होंने भोपाल में हिंदू सभा बनाई थी, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, रानी दुर्गावती जी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? विच ऑफ स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग रानी दुर्गावती जी? इन्होंने अपनी राजधानी सिंगौरगढ़ से चौरागढ़ स्थानांतरित की थी। तो ये मैं आपको पहले भी एक ये टॉपिक बता चुकी हूँ कि किसने सिंगौरगढ़ से चौरागढ़ किया था, किसने किया था? दुर्गावती जी ने ही किया था। तो ये आपका सही आंसर है। सिंगौरगढ़ आपका बढ़ता है दमोह में। मैंने बताया था आपको महिलाओं को सिंगार से मोह है, तो सिंगार दमोह। चौरागढ़ का मैंने बताया था कौन चौड़ा होके घूमता है, तो ये हो गया आपका नरसिंहपुर, है ना। तो ऐसे रिलेट करवाया था मैंने। फिर हो गया इनके हाथी का नाम सरमन था। द नेम ऑफ हर एलिफेंट वॉज सरमन, ये भी बिल्कुल सही है, उनके हाथी का नाम सरमन था। फिर 1857 की क्रांति में मंडला से नेतृत्व किया था इन्होंने। तो रानी दुर्गावती जी याद रखिएगा ये आपके 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है। दुर्गावती जी का युद्ध होता है 1564 में अकबर के सेनापति आसफ खां के साथ, ठीक है, आसफ खां के साथ होता है 1564 में, ये जो अकबर के सेनापति के साथ, ठीक है, अकबर के सेनापति। तो ये 1857 की क्रांति के बहुत पहले थी, ठीक है, 1554 में थी। 1857 की क्रांति में थी ये मंडला के इलाके में ही, है ना। तो ये याद रखिएगा मंडला वाले इलाके में ही थी, लेकिन किसमें थी? 1564 में। फिर 1857 की क्रांति में अगर बात करें कि मंडला वाले इलाके में था कौन, है ना, इस इलाके में था कौन, तो ये है आपकी, याद रखिएगा, अवंतीबाई जी, अवंतीबाई, ठीक है। तो अवंतीबाई जी जो है वो काफी बाद में आती है दुर्गावती जी के। दुर्गावती जी 1564, मतलब ये अकबर के टाइम पे थी, और आपकी अवंतीबाई जी ये अंग्रेजों के टाइम पे थी 1857 की क्रांति में, ठीक है। हमें बताना है असत्य कथन कौन सा है, तो ये है आपका केवल 3, ठीक है, ये याद रखिए, केवल 3 आपका आंसर हो गया, ठीक है। आई होप आपको इतने बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आते हैं 1 2 1 2 3 ऐसे करके आते हैं। तो आपको बस क्या करना है, आराम से पढ़ना है, और उसमें जो छोटा सा, जैसे 1857 की क्रांति आ गया, छोटा सा जो फेरबदल रहता है जिसके कारण से आपका ऑप्शन जो है वो गलत होता है या सही होता है, तो उसको आपको आराम से देखना है, ठीक है। क्वेश्चन आराम से पढ़ना है कि सत्य पूछा है या असत्य पूछा है। आगे देखते हैं, सेंधवा में किसके नेतृत्व में आदिवासियों ने आंदोलन किया था? अंडर हुज लीडरशिप डिड द ट्राइबल्स प्रोटेस्ट इन सेंधवा? सेंधवा आपका है कहां पे? सेंधवा बड़वानी। और सेंधवा बड़वानी से आपके कौन से आदिवासी नायक थे? ये थे आपके भीमा नायक। याद रखिएगा भीमा नायक जी कहाँ के थे? सेंधवा बड़वानी। इन्होंने 1857 की क्रांति में विद्रोह किया था, है ना। तो 1857 की क्रांति से संबंधित हो गए आपके भीमा नायक, और इनके साथ आपको एक और नाम मिलेगा, खाज्या नायक। ये 2 लोग थे जो फेमस थे ट्राइबल इलाके, आपके बड़वानी वाले इलाके में भील आदिवासियों द्वारा विद्रोह किए जाने के लिए, ठीक है। तो भीमा नायक, खाज्या नायक, 1857 की क्रांति, और भीमा नायक जी को फिर अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल में भेज देते हैं पकड़ के, है ना। और सीधी बात होती है कि पकड़वाता कौन है? जो कि आपके ऐसे होते हैं धोखा देने वाले लोग, तो ये भी पकड़े जाते हैं तात्या टोपे की जैसे, और फिर इनको तात्या टोपे जी को तो फांसी दी जाती है ना, इनको भेज दिया जाता है अंडमान निकोबार वहां सेलुलर जेल में। तो याद रखिएगा, और ये जरूर याद रखिएगा कि ये बड़वानी वाले इलाके से इन्होंने क्या किया था? विद्रोह में शामिल हुए थे 1857 की। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी अकादमी की स्थापना कब हुई? व्हेन वाज मध्य प्रदेश स्टेट आर्चरी एकेडमी एस्टैब्लिश? हम तीरंदाजी अकादमी की बात कर रहे हैं, कब एस्टैब्लिश हुआ है? याद रखिएगा ये हुआ है 2013 में। और हम 13 का हमेशा क्या बनाते हैं? इसमें 13 घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ठीक है। तो वो जो गाना है इसमें 13 घाटा, तो ये 13 हम हमेशा बनाते हैं 13 घाटा से।
अब रिलेट कैसे करेंगे, काफी आसान है। एक लड़का इमेजिन करेगा कि मैंने अगर अखियों से तीर मारा तुझे, तो अगर तू नहीं समझ पाई, किसी लड़की को बोल रहा है कि मैंने अखियों से तीर मारा, तू नहीं समझ पाई, तो इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता, क्योंकि मैं किसी और को फिर अखियों के तीर मारूंगा। ठीक है, तो काफी फनी सा है, रिलेट भी हो जाएगा। अखियों के तीर मारेगा और फिर बोलेगा इसमें तेरा घाटा अगर समझ नहीं पाती तो। ठीक है, तो ये 2013 में बना है आपका तीरंदाजी। और ये है कहाँ पे, ये मिलेगा आपको जबलपुर में। ठीक है, जबलपुर में। तो सीधी बात है, अखियों के तीर जब हम मारते हैं तो हमें बहुत ज्यादा बल लगाना पड़ता है, मतलब ध्यान देना पड़ता है इस लड़की पे फिर उस लड़की पे, तो बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, बल लगाना पड़ता है। ठीक है, तो जबलपुर आपका हो गया तीरंदाजी से रिलेटेड। याद रखिएगा, इसकी जो फेमस खिलाड़ी है अपने मध्य प्रदेश की, वो है मुस्कान किरार जी, और इनका क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। मुस्कान किरार जी ने वर्ड आर्चरी में काफी अच्छा मतलब पदक प्राप्त किया है, तो याद रखिएगा मुस्कान किरार जबलपुर की ही है, ये आपकी तीरंदाजी से संबंधित है। तीरंदाजी अकादमी आपको मिलेगा जबलपुर में। एस्टेब्लिश कब हुआ था, 2013 में। मैंने आपको बता दिया कि याद कैसे करना है, तेरा घाटा तीर मारेंगे अगर हम नजरों के तो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। असत्य कथन बताइए, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हाँ, अभी असत्य कथन बताना है। भोपाल रियासत की स्थापना दोस्त मोहम्मद ने की थी। द प्रिंसली स्टेट ऑफ भोपाल वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय दोस्त मोहम्मद। ये तो बिल्कुल सही है, आपको पता ही है ये चीज। 1857 की क्रांति के समय सिकंदर जहां बेगम का शासन था। एट द टाइम ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 सिकंदर जहां बेगम वॉज रूलिंग। ये भी बिल्कुल सही है आपका। याद रखिएगा, जो आपकी सिकंदर थी, मतलब जो आपका सिकंदर बहुत ज्यादा दुनिया पे कब्जा करके आता है ना, वो वाला सिकंदर। तो रिलेट करने के लिए करेंगे, सिकंदर जो था वो था 1857 की क्रांति में भोपाल में। ठीक है, तो सिकंदर 1857 की क्रांति भोपाल। याद रखिएगा, सिकंदर जहां बेगम जी ने किसको हेल्प करी थी, अंग्रेजों को अच्छी खासी हेल्प की थी। और इसके पहले वाले लेक्चर्स में मैं आपको बता चुकी हूं कि यहाँ से भोपाल रियासत के अंदर आपका रायसेन दुर्ग था, वहां से आदिल मोहम्मद और फाजिल मोहम्मद, दो भाइयों ने क्या किया था, विद्रोह किया था। ठीक है, ये तो अंग्रेजों का साथ दे रही थी। थर्ड है आपका, भोपाल का भारत संघ में विलय 1950 में हुआ था। भोपाल मर्ज्ड विद द इंडियन यूनियन इन 1950। ये आपका ऑप्शन गलत है। ठीक है, इसमें गलत क्या है, ईयर गलत है। 1950 में नहीं हुआ था, 1949 में हुआ था। 1949 में भारत संघ में विलय हुआ था, और मतलब हमें 47 में आजादी मिल गई, लेकिन भोपाल को मनाते मनाते 1949 में हम पहुंच गए थे। 1949 में जो आपके नवाब थे, ठीक है, नवाब थे कौन, ये थे आपके मोहम्मद हमीदुल्लाह। मोहम्मद हमीदुल्लाह, हमीदुल्लाह थे ये। ठीक है, मोहम्मद हमीदुल्लाह थे। फिर याद रखिएगा, ये जो है आपका, ये किस में ऐड हुआ था, पार्ट सी में ऐड हुआ था। ठीक है, पार्ट सी में विंध्य प्रदेश के साथ भोपाल को भी रखा गया था। फिर भोपाल के फर्स्ट जो चीफ मिनिस्टर थे, मुख्यमंत्री थे, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, कौन थे, शंकर दयाल शर्मा जी थे। ठीक है, शंकर दयाल शर्मा जी थे। तो ये सारे क्वेश्चन हम देख चुके हैं। यहाँ पे देखते हैं सत्य कथन कौन सा है, तो ये आपका केवल 3। ठीक है, केवल 3 हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये 1949 में क्योंकि भारत संघ में विलय हुआ था। 1857 में सिकंदर जहां बेगम थी, स्टैब्लिश किया था दोस्त मोहम्मद ने। ठीक है, याद रखिएगा कब स्टैब्लिश किया था, मतलब स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी आपकी 1723 में। ठीक है, तो ये साल भी याद रखिएगा, 1723 में हुई थी स्टैब्लिशमेंट भोपाल रियासत की, दोस्त मोहम्मद ने किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नचना कोठार महादेव मंदिर, तलीय मठ, रूपनी का मंदिर किस जगह पर स्थित है। वेयर इज नचना कोठार महादेव टेम्पल, तलैया मठ, रूपनी टेम्पल। अच्छा, नचना कोठार में पार्वती मंदिर भी है। ये सारी चीजें आपको कहाँ मिलेंगी। ठीक है, पार्वती मंदिर भी है, तो किस जिले में है, सतना, पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर। याद रखिएगा, ये अगर आपको ये सब नहीं समझ में आ रहा है, तलीय मठ, रूपनी का मंदिर, ठीक है, तो नचना कोठार पे फोकस करिएगा। नचना कोठार आपको पता ही है कहाँ मिलेगा, पन्ना में। ठीक है, पन्ना में नचना कोठार याद कैसे कर सकते हैं, ये आपको, ये है आपके गुप्त काल से रिलेटेड। ठीक है, गुप्त वंश से रिलेटेड ये आपके मंदिर है, जैसे भूमरा हो गया, नचना कोठार हो गया। तो नचना कोठार जो है आप याद कैसे करेंगे, नचना मतलब डांस करने वाला। ठीक है, नचना। पन्ना में मिलता है आपको हीरा। ठीक है, तो वैसे भी
पन्ना हीरा जो है आपका, तो जब हमें पन्ना मिल जाएगा या हमें हीरा मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, नाचेंगे। ठीक है, नाचेंगे, क्योंकि हमें क्या मिला है, हीरा मिला है ना। पन्ना में गए, खुदाई कर रहे थे, अचानक से हीरा मिल गया तो हम नाचने लग गए। ठीक है, तो नचना कुठार हो गया आपका पन्ना। उसके अलावा तलीय मठ और रूपनी का मंदिर, ये भी करिएगा, नाचेंगे। ठीक है, तो तलीय मठ और रूपनी, ये रूप बहुत अच्छा है हमारे हीरे का, और हीरा में जो है वो थोड़ा सा तेल लगा हुआ है, ऐसा कुछ आप इमेजिन कर सकते हैं कि हीरा मिल गया हमें लेकिन उसमें थोड़ा तेल लगा हुआ है, लेकिन उसका रूप बहुत सुंदर है। रूपनी आपका मंदिर हो गया, तलीय मठ हो गया, और जैसे ही हमें हीरा मिला हम नाचने लग गए, तो ये हो गया आपका नचना कुठार। सारी चीजें आपको मिलेंगी पन्ना में। ठीक है, वैसे भी हम हीरे से इसको रिलेट करके चल रहे हैं। आगे देखते हैं, विष्णु चिचलांकर कौन थे? हु वॉज विष्णु चिचलांकर? ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया है, चाहे वो आपके चित्रकार हो, मूर्तिकार हो, साहित्यकार हो, इनके ऐसे ही नाम पूछता है, ये कौन थे। जैसे आपको मैंने बताया है बाबा डिके, अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो ये सारी चीजें आपको जरूर पता होंगी। बाबा डिके, बंसी कौल, ठीक है, ये नाम आपको याद होना चाहिए। ये मैंने आपको बताया है कि ये किससे संबंधित थे। ऐसे ही विष्णु चिचलांकर याद रखिएगा, ये हैं आपके चित्रकार। ठीक है, विष्णु जी जो है चिचलांकर में चित्रकार, या बहुत चंचल है, चिचलांकर को आप बहुत चंचल भी कर सकते हैं, चंचल है और चित्रकारी करते हैं। ठीक है, ये दोनों आपके किससे रिलेटेड हैं? ये है रंग कर्म से रिलेटेड। रंग कर्म मतलब आपका थिएटर, थिएटर से रिलेटेड है ये। विष्णु चिचलांकर जी चित्रकला से रिलेटेड है। विष्णु चिचलांकर जी के अलावा आपको एक मिलेगा सैयद हैदर रजा, और ये नाम भी पूछा जा चुका है। इनकी जब मृत्यु हुई थी तो मतलब उसके अगले साल वाले पेपर में इनका नाम पूछा गया था कि ये किस मतलब आपके क्षेत्र से संबंधित है। तो याद रखिए सैयद हैदर रजा, ये भी आपके चित्रकार हैं, पेंटर हैं। ठीक है, उसके अलावा विष्णु चिचलांकर हो गए, उसके अलावा आपको एक मिलेगा देवयानी कृष्ण, एक आपको मिलेगा नारायण श्रीधर बेंद्रे। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखेंगे तो ये शायद 2020 या 21 में ऐसा क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन चित्रकार नहीं है, है ना, और इन सबके नाम दिए गए थे, और उनमें से एक जो था वो आपका कोई और था। तो याद रखिएगा, ये सब आपको नाम याद करने हैं, ये हर बार के पेपर में कुछ ना कुछ पूछा जाता है। विष्णु चिचलांकर, सैयद हैदर रजा, देवयानी कृष्ण, नारायण श्रीधर बेंद्रे, ये सारे आपके चित्रकला से संबंधित हैं, चित्रकार हैं। बाबा डिके, बंसी कौल, ये सब आपके कौन है? ये रंगकर्म, थिएटर से संबंधित है। आगे देखते हैं, सत्य कथन बताइए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ओरछा की नींव रुद्र प्रताप बुंदेला द्वारा रखी गई थी। द फाउंडेशन ऑफ ओरछा वॉज लेड बाय रुद्र प्रताप बुंदेला। याद रखिएगा, ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। याद कैसे करेंगे? आपका जो ओरछा है, ओरछा की स्थापना हुई, तो याद रखिएगा ओरछा में जब स्थापना की तो बहुत रुद्र होकर की थी। मतलब ओरछा में स्थापना की तो बहुत गुस्सा होकर स्थापना की गई थी ओरछा की। गुस्सा होकर मतलब रुद्र होकर की गई थी। ठीक है, तो वैसे भी आपको जब 4 नाम मिलेंगे बुंदेला में तो आपको समझ में आएगा कि हम गुस्से में किसकी बात कर रहे हैं। गुस्सा मतलब रुद्र। तो ओरछे की स्थापना की गई थी बहुत गुस्से में। ठीक है, तो रुद्र प्रताप बुंदेला। फिर आपका है जहांगीर महल का निर्माण वीर सिंह बुंदेला ने करवाया था। जहांगीर महल वॉज बिल्ड बाय वीर सिंह बुंदेला, ये भी आपका बिल्कुल सही है। वीर सिंह बुंदेला जो थे आपके, वीर सिंह बुंदेला, इन्होंने अकबर के सेनापति अबुल फजल की हत्या कर दी थी, और इसके कारण जो जहांगीर थे वो काफी प्रसन्न हो गए थे। तो वीर सिंह बुंदेला और जहांगीर की बहुत अच्छी पटती थी, और उन्हीं के लिए, जहांगीर के लिए ही वीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर महल बनवाया था ओरछा में। ठीक है, तो ओरछा में जहांगीर महल बनवाया था वीर सिंह बुंदेला ने, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है सत्य कथन, तो आपके दोनों सत्य हैं, तो ये हो गया आपका 1 और 2 दोनों। ओरछा की नींव डाली थी रुद्र प्रताप ने, ओरछा बहुत गुस्से में आकर बनाया था, और जहांगीर महल, जहांगीर की पट रही थी वीर सिंह से, तो वीर सिंह बुंदेला ने बनाया जहांगीर महल। ठीक है, आगे देखते हैं, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की क्षेत्रीय अनुसंधान शाखा मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? In which district of Madhya Pradesh is the regional research branch of the Indian Forest Research Institute located? ठीक है, इंडियन
फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये आपको इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा देहरादून में, देहरादून उत्तराखंड। ठीक है, उसका हमें बताना है क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान जो है मध्य प्रदेश में कहाँ है, तो ये है आपका जबलपुर में। याद रखिएगा, आपके भारतीय वन अनुसंधान संस्था का एक क्षेत्रीय कार्यालय जो है वो जबलपुर में है। इसके अलावा अगर क्वेश्चन आता है IIFM, अगर हम बात करें फॉरेस्ट मैनेजमेंट की, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, यहाँ पे हम वन प्रबंधन की बात कर रहे हैं। IIFM जो कि अभी 2022 वाले में क्वेश्चन आया था, वो कहाँ है? वो भोपाल में है। मैं आपको बता चुकी हूँ, याद कैसे करेंगे। अनुसंधान हम कर रहे हैं जबलपुर में, लेकिन प्रबंधन जो आपका मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट हम भोपाल में करेंगे, क्योंकि भोपाल में क्या है? हेडक्वार्टर है, बहुत सारी चीजें हैं, तो इसलिए हम भोपाल में मैनेजमेंट सीखेंगे, जबलपुर में हम अनुसंधान करेंगे। ठीक है, वनों को लेकर, तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन को उनके क्षेत्रफल के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। अरेंज द फिजिकल डिवीजन ऑफ मध्य प्रदेश इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में हमें करना है अकॉर्डिंग टू देयर एरिया। मतलब क्या है असेंडिंग ऑर्डर? मतलब पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, आरोही क्रम मतलब पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो ऐसे हमें जमाना है। ये है आपका भौतिक विभाजन मध्य प्रदेश का। मैं आपको मैप एक बार तो बता चुकी हूं, अगर आपको याद होगा तो, कि इसमें से कौन सा एरिया कितना बड़ा है। चलिए देख लेते हैं अच्छे से। अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? सबसे पहले हमें देखना है कि आपका एक तो मालवा का क्षेत्र हो गया, ये वाला जो हो गया, ये हो गया आपका मध्य भारत। ठीक है, सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू, मध्य भारत का पठार, ये हो गया आपका मालवा का पठार, मालवा प्लेट्यू। ठीक है, मालवा का पठार। फिर यहां से आपकी आती है नर्मदा घाटी, नर्मदा घाटी। ये एरिया आता है आपका बुंदेलखंड का, बुंदेलखंड। फिर ये हो गया आपका रीवा पन्ना, रीवा पन्ना। यहाँ पे आपको मिलेगा ये पूरा इलाका सतपुड़ा का। ठीक है, सतपुड़ा। और फिर ये इलाका मिलेगा आपको बघेलखंड का, बघेलखंड। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले तो हम देखेंगे, सबसे बड़ा है आपका मालवा 28%, सबसे बड़ा है मालवा 28%। फिर उसके बाद है नर्मदा 26%, फिर सतपुड़ा है आपकी 11%, मध्य भारत है 10.68% लगभग, रीवा पन्ना है आपका 10.3%। ठीक है, फिर बुंदेलखंड आता है 7.7% के साथ, लास्ट में आता है बघेलखंड 7% के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आपका यहाँ पे बघेलखंड तो है नहीं, तो वो हट गया। फिर उसके बाद आता है बुंदेलखंड, तो पहले नंबर पे आना चाहिए बुंदेलखंड, मतलब 4-4 आना चाहिए, तो ये दोनों गलत हो गए। फिर बुंदेलखंड के बाद आपका नंबर आता है रीवा पन्ना का, तो रीवा पन्ना इसमें आंसर में है नहीं। फिर आता है मध्य भारत, तो फिर आता है आपका मध्य भारत, मतलब बुंदेलखंड के बाद आएगा मध्य भारत, तो फिर 3-4 के बाद आएगा आपका 2। ठीक है, दोनों में है। फिर मध्य भारत के बाद देखिए आपका कौन सा है? नर्मदा घाटी और मालवा, तो याद करिए। फिर देखिए आपकी नर्मदा घाटी आती है, फिर उससे बड़ी है मालवा, तो 3rd नंबर पे आएगा आपका नर्मदा घाटी, पहले 3 आएगा, फिर आएगा आपका 1, क्योंकि मालवा सबसे बड़ा है। तो अगर हम देखें, सबसे बड़ा हो गया आपका मालवा, मालवा के बाद आपका नंबर आता है नर्मदा घाटी का। ठीक है, नर्मदा घाटी के बाद आता है सतपुड़ा, फिर उसके बाद आता है आपका मध्य भारत, मध्य भारत, मध्य भारत के बाद आता है आपका, फिर यहाँ पे देखिए ये आएगा आपका रीवा पन्ना, रीवा पन्ना। फिर उसके बाद आपको मिलेगा, रीवा पन्ना के बाद आपको मिलेगा बुंदेलखंड, और सबसे लास्ट में मिलेगा आपको बघेलखंड। अब ऐसे आपको याद रखना है, कोई भी चीज पूछ रहा है, परसेंटेज मतलब आपका आरोही क्रम पूछ रहा है, अवरोही पूछ रहा है, असेंडिंग पूछ रहा है, डिसेंडिंग पूछ रहा है, कुछ भी पूछ रहा है, परसेंटेज पूछ रहा है, तो सारे आप आंसर यहां से दे सकते हैं। तो आराम से सारी चीजें याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। आपका सबसे छोटा हो गया बुंदेलखंड, फिर उसके बाद मध्य भारत का पठार, फिर नर्मदा वैली, उसके बाद फिर आपका मालवा का पठार। ठीक है, चलिए
आगे देखते हैं, जटाशंकर की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? जटाशंकर की गुफाएं याद रखिएगा कहाँ मिलेंगी आपको, ये मिलेंगी पन्ना, ओमकारेश्वर, पचमढ़ी, महेश्वर, ये है आपके पचमढ़ी में, जटाशंकर पचमढ़ी। ठीक है, इसके अलावा पचमढ़ी में आपको पांडव केव्स भी मिलेंगी, पांडव गुफाएं भी मिलेंगी। ठीक है, पांडव गुफाएं भी मिलेंगी। याद कैसे कर सकते हैं? पचमढ़ी का आपका हो गया, जैसे पचमढ़ी का एक तो पंच भी बना सकते हैं, पंच वैसे इंग्लिश वाला पंच जो से पंच मारने वाला रहता है वो, या उसके अलावा आप जो हिंदी वाला है आपका पंच, मतलब हिंदी वाला जो आपका 5 है, तो ये पचमढ़ी से आप हिंदी वाला 5 भी बना सकते हैं। ठीक है, तो 5 से कैसे करेंगे कि जो पांडव थे, 5 पांडव, ठीक है, 5 पांडव आते हैं शंकर जी की पूजा करने के लिए। ठीक है, तो 5 पांडव शंकर जी की पूजा करने के लिए पचमढ़ी आते हैं, तो 5 वैसे भी हम कर चुके हैं पचमढ़ी का, तो पचमढ़ी में आपको मिल जाएंगी पांडव गुफाएं और जटाशंकर की गुफाएं। ठीक है, 5 पांडव और शंकर जी की पूजा करते हैं, मतलब जटा वाले शंकर जी की पूजा करते हैं। तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं जटाशंकर की गुफाएं और पांडव की गुफाएं पचमढ़ी में। ठीक है, आगे देखते हैं, धामोनी दुर्ग कहाँ स्थित है? हमें बता, धामोनी दुर्ग, वेयर इज धामोनी फोर्ट लोकेटेड? विदिशा, रायसेन, सागर, सीहोर। याद रखिएगा धामोनी दुर्ग जो है आपका वो है सागर से संबंधित। ठीक है, बनाया किसने था? तो गढ़मंडला का जो शासक है, गढ़मंडला शासक सूरत शाह ने। ठीक है, बनाया था इसे गढ़मंडला शासक सूरत शाह ने। इसके अलावा जो आपका धामोनी प्लेस है ना, धामोनी जो प्लेस है वो किसके लिए फेमस है? वो दरगाह के लिए फेमस है, दरगाह। यहाँ आपको 2 दरगाह मिलेगी, एक तो मिलेगी मस्तान शाह की, ठीक है, और एक मिलेगी आपको बालजीत शाह की। ठीक है, इनकी ये मिलेगी आपको दरगाह। और यहाँ पे जो आपका मस्तान शाह है, यहाँ पे आप पढ़ते हैं धामोनी उर्स का मेला। ठीक है, तो यहाँ पे आप पढ़ते हैं मेला, धामोनी उर्स का मेला भी पढ़ते हैं यहीं पे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, धामोनी में 2 दरगाहें हैं और यहीं पे आपको मिलेगा मेला, धामोनी उर्स का मेला मस्तान शाह की दरगाह पे। उसके अलावा जो आपका दामोनी दुर्ग है वो बनाया है गढ़मंडला शासक सूरत शाह ने। इसके अलावा याद रखिएगा जो धामोनी प्लेस है वो माना जाता है कहानियों में कि अबुल फजल जो अकबर के सेनापति थे ना, वो उनका बर्थ प्लेस माना जाता है। ठीक है, जन्म स्थान भी माना जाता है, तो ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ मध्य प्रदेश फाइनेंस कॉर्पोरेशन। हम वित्त निगम की बात कर रहे हैं, फाइनेंस पैसे की बात कर रहे हैं, तो अगर कुछ दिमाग में नहीं भी आए तो आप रिलेट कैसे करेंगे? पैसे की बात होगी तो हम मध्य प्रदेश में किस जिले की ओर इशारा करेंगे? सीधी बात है, इंदौर, इंदौर की ओर इशारा करेंगे, क्योंकि मिनी मुंबई है, सबसे ज्यादा पैसे वाला है आपका इंदौर। तो वित्त भी निगम भी हमने इंदौर में बना रखा है। और बनाया कब था? तो याद रखिएगा 1955 में बनाया था। 55 को याद करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? 55 को कर सकते हैं पचपच। जैसा हम ऐसे बात करते हैं ना कि बहुत पचपच मत करो, ये बहुत ज्यादा कोई आवाज आ रही होती है चारों साइड से, तो हम कहते हैं बहुत ज्यादा पचपच हो रखी है यहाँ पे। तो वैसे आप 5-5 का बना सकते हैं पचपच। रिलेट कैसे करेंगे? जहां भी आपके वित्त की बात आएगी, फाइनेंस की बात आएगी, पैसे की बात आएगी, वहां बहुत पचपच हो जाती है, चाहे वो दोस्तों के बीच में हो या किसी और के बीच में हो। तो पचपच कहाँ पे होती है? जहां पे आती है पैसे की बात, फाइनेंस की बात। ठीक है, और कौन सा जिला है जो सबसे ज्यादा आपका पैसे वाला है? वो है इंदौर। तो वित्त निगम हमने बनाया इंदौर में। एक अधिनियम आया था, राज्य वित्त अधिनियम 1951 में, उस एक्ट के थ्रू हमने ये आपका वित्त निगम बनाया था। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? हमें बताना है फॉलोइंग स्टेटमेंट्स में फॉल कौन सा है, फॉल्स कौन सा है। सबसे पहला, परमार्दी देव के समय कुतुबुद्दीन ऐबक ने कालिंजर दुर्ग जीता था। तो परमार्दी देव आपका कौन सा वाला है? आल्हा उदल वाला। जो आपके आल्हा उदल क्या थे? परमार्दी देव के ही सेनापति थे। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऐबक। उस टाइम पे ऐबक आया था, याद रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1223 में किया था आक्रमण और कालिंजर जीता था। ठीक है, 1203 में, 1203 है। ठीक है, 1203 में कालिंजर जीता था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक हैज वोन कालिंजर फोर्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ परमार्दी देव। ये बिल्कुल आपका सही है, परमार्दी देव के टाइम पे ही आया था। विद्याधर के समय मोहम्मद गौरी ने कालिंजर पर आक्रमण किया था। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विद्याधर मोहम्मद गौरी अटैक्ड कालिंजर। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस पेपर में पूछा जा चुका है, तो याद करिए विद्याधर के समय में
मोहम्मद गौरी नहीं आया था, ठीक है। विद्याधर मोहम्मद गौरी बाद में आया। विद्याधर की बात कर रहे हैं हम बहुत पहले। इस टाइम पे आपका आया था महमूद गजनवी, ठीक है। इस टाइम पे आया था महमूद गजनवी। तो याद रखिएगा विद्याधर जो हैं आपके, जिन्होंने कंदरिया महादेव बनवाया, वो महमूद गजनवी के टाइम के हैं। परमार्दी देव जो हैं आपके, वो कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे हैं, मतलब वो मोहम्मद गौरी के टाइम पे हैं। उनकी जो आधा उदल थे वो 1182 में आपको पता है पृथ्वीराज से युद्ध करते करते, पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करते करते शहीद हुए थे। तो ये सारी चीजें भी आपको याद रखनी है। और यहीं से जैसे ही यहाँ पे ऐबक जीत लेता है कलिंजर, यहाँ से धीरे धीरे जो आपके ये चंदेल राज्य है वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, पतन की ओर जाने लगता है, ठीक है। अब यहाँ पे बताना कौन सा असत्य है, तो आपका दूसरा है केवल। तो ये हो गया आपका आंसर, केवल 2 असत्य है, ठीक है। याद रखिएगा विद्या जो दे रहे हैं भगवान जी, वो महमूद उस टाइम पे था आपका महमूद गजनवी, ठीक है। गजनी आया था उस टाइम पे। परमार्दी देव आपका आधा उदल से कनेक्ट करिएगा। फिर आपका पृथ्वीराज चौहान हारा था किससे, आपके मोहम्मद गौरी से। तो आपका फिर मोहम्मद गौरी के जस्ट बाद कौन आता है, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो सारा चीजें रिलेट हो जाएंगी। तो ऐबक ने जीता था फिर आपका कालिंजर किला, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उसके अलावा मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया कि जो आपका अलाउद्दीन खिलजी था, उसने पहली बार मालवा पे आक्रमण किया। उस टाइम पे परमार राजा कौन सा था, महलक देव, जिसको हराया था अलाउद्दीन के ही सेनापति आइनुल मुल्क ने, ठीक है। तो वो 1300 की बात हो जाती है, 1305 वगैरह में। मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन लोकेटेड? याद रखिएगा मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन अलग है और मध्य प्रदेश क्रिकेट अकादमी अलग है। एसोसिएशन की बात करें, ठीक है, यहाँ पे क्रिकेट संघ की बात करें तो ये मिलेगा आपको इंदौर में, ठीक है। क्रिकेट में है बहुत ज्यादा पैसा, तो हम क्या करेंगे, उसको इंदौर में उसका एसोसिएशन बनाएंगे। लेकिन यहीं पे अगर हम बात करें मध्य प्रदेश क्रिकेट अकादमी की, क्रिकेट अकादमी, तो ये आपको मिलेगी कहाँ पे, ये मिलेगी शिवपुरी में, ठीक है। तो याद रखिएगा जो आपके शिवजी थे उनको क्रिकेट खेलने का शौक था, मतलब क्रिकेट अच्छा लगता था। इमेजिन कर लीजिएगा शिव जी को क्रिकेट खेलने में मजा आती थी, तो शिव जी हो गया आपके क्रिकेट अकादमी। उसके अलावा आपके कुछ टाइम पहले ही मैंने आपको बताया कि पूरे देश की पहली गवर्नमेंट महिला क्रिकेट अकादमी बन रही है, महिला क्रिकेट अकादमी, महिला क्रिकेट अकादमी। ये भी कहाँ बन रही है, ये भी आपके शिवपुरी में ही बन रही है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा क्रिकेट अकादमी शिवपुरी में। लेकिन अगर एसोसिएशन संघ की बात करें तो वो मिलेगा आपको मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ इंदौर में, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको बताया था जो पारसी जी थे, है ना, तो पारसी क्रिकेट क्लब वो कब बना था, तो वो बना था 1890 में। ये भी याद रखिएगा, क्रिकेट किससे संबंधित है। तो जितनी भी चीजें मुझे याद आती जा रही हैं जो मैं प्रीवियस में पढ़ा चुकी हूँ वो मैं आपको बताती जा रही हूँ। आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश राज्य संग्रहालय भोपाल को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। बाय व्हाट नेम वाज मध्य प्रदेश स्टेट म्यूजियम भोपाल नोन अर्लियर, ठीक है, पहले किस नाम से जाना जाता था? मैं आपको ये बता चुकी हूँ, आपको ये याद आना चाहिए। किंग जॉर्ज वाकणकर, एडवर्ड भंडारकर। याद रखिएगा ये है आपका एडवर्ड संग्रहालय, ठीक है। जो आपका भोपाल का राज्य संग्रहालय है उसका पहले नाम था एडवर्ड संग्रहालय, तो याद रखिएगा। आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग में निम्न में से कौन आयुक्त नहीं रहा? Who among the following has not been a commissioner in मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन? ये भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 2019 में आया था शायद। याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आपको जाना है ऑप्शन में, है ना। अब आपको ये याद होना चाहिए कि आप जब भी पढ़ते हैं, चाहे वो वित्त निगम हो, सॉरी आपका जैसे फाइनेंस कमीशन है, वित्त निगम, फिर आपका निर्वाचन आयोग हो गया, फिर उसके अलावा मान लीजिए आप लोकायुक्त पढ़ रहे हैं या आप उसके अलावा सचिव पढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश के सचिव पढ़ रहे हैं, तो आप हमेशा पढ़ते हैं कि प्रथम मध्य प्रदेश का सचिव कौन है, प्रथम महिला सचिव कौन थी, या प्रथम आपका जो जुडिशियरी में हाई कोर्ट में जस्टिस कौन था, फिर महिला जस्टिस कौन थी। तो फिर याद रखिएगा निर्वाचन आयोग में अभी तक एक भी कोई भी महिला क्या नहीं बनी है, आयुक्त नहीं बनी है। ऑप्शन आप देखेंगे तो सीधे सीधे आपको मिल जाएगा अवनी वैश्य। अवनी वैश्य आपको फीमेल नाम लगेगा और बिल्कुल यही सही है, अभी तक कोई भी महिला नहीं बनी है और यही है आपकी अवनी वैश्य, जो कि है
आपकी कौन आयुक्त नहीं रहा है, तो ये नहीं रही है। तो इसलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ऑप्शन देखना है अवनी वैश्य। जैसे ही आप देखेंगे कि पहली फीमेल महिला आपकी निर्वाचन आयोग की आयुक्त हमने तो पढ़ी ही नहीं है, मतलब महिला अभी तक होगी ही नहीं कोई, तो इसलिए आप ऐसे देख सकते हैं कि महिला नहीं है, मतलब ये वाला आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। कभी कभी एलिमिनेशन मेथड बहुत काम कर जाता है। अब ये नहीं है कि आप एक क्वेश्चन के लिए सारे के सारे निर्वाचन आयोग के लिस्ट याद करने लग जाएं, कौन है कौन नहीं है। अगर आप ऐसे करेंगे या ऐसे ही एमबीपीएससी को पूछना हुआ तब तो मतलब अथाह हैं, क्वेश्चन खत्म ही नहीं होंगे। वो निर्वाचन आयोग का पूछ सकता है, जुडिशरी पूछ सकता है ना, राज्यपाल मुख्यमंत्री ये तो डीप में मान लीजिए पूछता ही है, विपक्ष नेता पूछ सकता है, अध्यक्ष की लाइन से पूछ सकता है, प्रोटेम स्पीकर हो गए, मतलब ऐसे लाइन लिस्ट है जो कि खत्म ही नहीं होगी। इसलिए याद रखिएगा कुछ ना कुछ इसमें क्या रहता है, खेल रहता है, तो ये खेला आपको समझना है। ठीक है, आगे देखते हैं। दादाजी धूने वाले संत का मूल नाम केशवानंद है। द ओरिजिनल नेम ऑफ दादाजी धूने वाले सेंट वॉज केशवानंद। याद रखिएगा ये बिल्कुल सही है, जो आपके दादाजी धूने वाले हैं संत, वो उनका मूल नाम था केशवानंद। ठीक है, दादाजी धूने वाले की समाधि खंडवा में स्थित है। दादाजी धूने वाले समाधि इज सिचुएटेड इन खंडवा। याद रखिएगा जो आपके दादाजी हैं, दादाजी का नाम था केशवानंद, है ना, तो दादाजी जो थे वो केशव उनका नाम था, और उनकी समाधि मिलेगी आपको खंडवा में। तो ये दोनों सत्य हैं और आपको बताना है सत्य कथन। तो ये हो गया आपके 1 और 2 दोनों। ठीक है, दादाजी का नाम था केशव और दादाजी की समाधि जो है वो है खंडवा में। ठीक है, वैसे भी लग रहा है ना संत, दादाजी धूनी वाले संत, तो संत टाइप से फीलिंग आपको कैसी आएगी कि वो बहुत ज्यादा मोह माया से हट गए हैं। तो खंडवा जो नाम आपका आएगा, खंडवा खंडित हो चुके हैं, बहुत मोह माया से हट चुके हैं, ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। तो दादाजी धूनी वाले खंडवा, मूल नाम केशवानंद, है ना, तो दादाजी का नाम मूल नाम केशव था, याद रखिएगा। 1 और 2 दोनों हो गए सत्य कथन। ठीक है, आगे देखते हैं। ऐहोल अभिलेख के अनुसार हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? अकॉर्डिंग टू ऐहोल inscription, the battle between हर्षवर्धन एंड पुलकेशिन द्वितीय took place on the bank of which river? ये आपके हिस्ट्री में ये क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा। ऐहोल अभिलेख जो है वो रवि कीर्ति का है, रवि कीर्ति का है, जो कि आपके पुलकेशिन द्वितीय के क्या थे, दरबारी कवि थे पुलकेशिन द्वितीय के। ठीक है, दरबार में थे, इन्होंने लिखा था आपका ऐहोल अभिलेख, ऐहोल इंस्क्रिप्शन। ठीक है, और इसमें क्या बताया था कि जो आपके पुलकेशिन द्वितीय थे इनका युद्ध हुआ था हर्षवर्धन जी से, और वो नर्मदा नदी के किनारे हुआ था। ठीक है, नर्मदा नदी के किनारे, तो आपका सही आंसर हो गया नर्मदा नदी। और इसमें जीता कौन था, तो पुलकेशिन आपके द्वितीय जो है वो जीते थे। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये मेरा सीरीज आ रहा है समझ में, ट्रिक याद हो रही है, सारी चीजें अच्छी लग रही हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए और बताइए कि यहाँ पे आपको चीजें बहुत अच्छे से आराम से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, आप भी मेरा सपोर्ट करिए, मैं भी मोटिवेट होके अच्छे से ज्यादा और मेहनत करती हूँ। एक नंबर लिख लीजिए 6261759209। अभी भी कुछ लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि हमें पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, तो ये नंबर है, यहाँ पे आप अपना नाम और हाय करके मैसेज कर सकते हैं, तो आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और वहीं पे आपको सारे पीडीएफ मिलेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए।